लिखो बेटा लास्ट टाइम आपा कितना सी हीट इंजन है ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਾਰਨੌਟ ਹੀਟ ਇੰਜਨ पता ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਣਾ सोनिया तो लग रही नहीं लग तो नहीं रहा मैं चैप्टर ही नहीं शुरू कराया था स्कूल से ही नहीं लग रही बल्ब तो बाद में मैडम रिवीजन कराने लग गई हैं बल्ब करा के फिर रिवीजन कराने लग गए चलो सो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ देख लेना है ना रेफ्रिजरेटर और हीट पंप सो लिखो इट इज a heat engine ये भी हीट इंजन ही है वर्किंग इन रिवर्स ऑर्डर it is used to transfer heat from body at lower temperature to higher temperature. तो चाहे रेफ्रिजरेटर चाहे हीट पंप है तो चाहे एसी है एयर कंडीशनर तो तीनों बेसिकली की कर रहे हैं तो देखो तुसी चाहे रेफ्रिजरेटर नु माइंड च रखो या एयर कंडीशनर नु तो क्योंकि दोनों नाल असी फैमिलियर है हुण जेड़ा एयर कंडीशनर है जिदा कमरे च लगा एसी तो उन्हें की करना एक पर्टिकुलर प्लेस नु की करना ठंडा करना हुण होया की एक्चुअली देखो आ एड़ा कमरा वा एदा और सराउंडिंग दा टेंपरेचर इस वक्त की है सेम हुण जदों असीं एसी ऑन करना तां एसी ने की करना इस कमरे चों हीट कट के बाहर सराउंडिंग नूं ट्रांसफर करनी है ਇਹਦਾ मतलब ये कमरा बाहर नालों ठंडा हो गया ठीक है और उन्हें लगातार इस तरह हीट नूं ट्रांसफर करी जाना जब तक कि वो पर्टिकुलर टेंपरेचर तक नहीं आ जाता तो हुण हीट अपने आप ट्रांसफर नहीं होंदी हुण इसे गल नूं रेफ्रिजरेटर नाल जोड़ लो रेफ्रिजरेटर किहनूं ठंडा करदा अपने जिहड़ा उहदे अंदरला एनक्लोजर है उहनूं मतलब इस कमरे नूं हटा के रेफ्रिजरेटर दे अंदरला पोर्शन ठंडा हो रहा जिथे समान रखिया है ठीक है और वो उत्थों हीट कट के किहनूं दे रहा कमरे नूं रसोई नूं जिथे पिया रेफ्रिजरेटर सराउंडिंग नूं दे रहा तो असी बेटा रेफ्रिजरेटर होए हीट पंप है या एसी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਸਿੰਕ ਸਿੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਬੋਡੀ ਐਟ ਲੋਅਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ तो T2 केल्विन ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੰਨਦੇ ਸਿੰਕ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ
कह देंगे। और दूसरी तरफ है साडे कोल सोर्स। सोर्स का मतलब एट बॉडी एट हायर टेंपरेचर P1 केल्विन, या इनू कह देंगे हॉट रेजर्वर। तो एक टर्म आती है वर्किंग सबस्टांस। हुण जिहड़ा वर्किंग सबस्टांस है, तो हुण जिस तरह चाहे रेफ्रिजरेटर है चाहे एसी है, उन्हां दे अंदर की है एक कंप्रेसर है, ठीक है। तो वो कंप्रेसर वर्किंग सबस्टांस है, पर वो अपने आप काम नहीं करता, उसको काम लेना पैंदा। किद्दां लैंदे आ? बिजली की सप्लाई दे के। तो इलैक्ट्रिक एनर्जी जिहड़ी है वो उहदे तो काम लैंदी है। किद्दां कि वर्किंग सबस्टांस नूं मजबूर करदी है कि तू सिंक तो लै हीट और उन्होंने किहनूं भेज दे, सोर्स वाल भेज। क्योंकि ये लोअर टेंपरेचर है, ये हायर टेंपरेचर है, हीट अपने आप नहीं जानी। तो उहदे लई जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी है वो की कर रही है, वर्किंग सबस्टांस दे ऊपर वर्क कर रही है ताकि वो हीट नूं लोअर टू हायर। मतलब रेफ्रिजरेटर या हीट पंप या एसी दे विच वर्क इज डन on the working substance in order to transfer heat from lower temperature to higher temperature। तो वर्क करना पैना, और ये सारा प्रोसेस एक साइकिल दे विच हो रहा। तो इहनूं कहंदे आ किहड़ा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस का मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट्स सेम है। तो इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस च हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होनी। और अगर असी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नू कंसीडर करिए फॉर साइक्लिक प्रोसेस, Q is equal to delta U plus W। तब Q साइक्लिक प्रोसेस च है टोटल हीट इन्वॉल्व। हुण पूरे साइकिल च दो तरह नाल हीट है, एक Q2 हीट जिहड़ी एब्जॉर्ब कीती और Q2 हीट Q1 हीट जिहड़ी रिजेक्ट कीती। वर्किंग सबस्टांस ने Q2 हीट सिंक तो एब्जॉर्ब कीती और Q1 हीट सोर्स नूं रिजेक्ट कीती। तो जिहड़ी हीट एब्जॉर्ब हुंदी है उहनूं असीं बाय कन्वेंशन पॉजिटिव लैंदे आ, ते जिहड़ी रिजेक्ट हुंदी है उहनूं, इसका मतलब Q2 पॉजिटिव है, Q1 तो टोटल हीट कितनी हो गई? Q2 माइनस, पता लगा कितों आई Q? Q2 और Q1 ਨੂੰ ऐड करके। पर Q1 और Q2 ਨੂੰ ऐड करते वक्त की ख्याल रखना? प्लस माइनस साइन का। डेल्टा U 0 है और W की है? वर्क डन। वर्क डन का भी ध्यान रखीदा, जे तो वर्क डन बाय दा सिस्टम है तो पॉजिटिव, जे ऑन दा सिस्टम है तो हुण ये वर्क डन जिहड़ा है रेफ्रिजरेटर दे केस च वर्क डन ऑन दा सिस्टम तो माइनस। हुण आ माइनस इधर चला गया तो W की वैल्यू Q1 माइनस Q2। तो रेफ्रिजरेटर दे केस च वर्क डन Q1 माइनस Q2 है। अच्छा, हुण जिस तरह हीट इंजन दे नाल असी टर्म जोड़ी सी एफिशिएंसी, रेफ्रिजरेटर दे केस च असी टर्म यूज करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस
देखो ਹੁਣ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ है ना। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ Q2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ Q2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ठंडी होएगी क्योंकि जितना हीट लॉस ज्यादा होएगा बॉडी का उतनी जल्दी ठंडी होएगी। हुण प्रैक्टिकली सानू तो चाहिए भाई कूलिंग हो जाए बिजली का बिल घट आए है ना। मैं 300 यूनिट की नहीं गल कर रहा फ्री वाली भाई घट आए ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब सोच के देखो ਵਧੀਆ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਵਧੀਆ ਏਸੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ W ਘੱਟ ਹੈ Q2 ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Q2 ਤੇ W ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ Q2 पर यूनिट वर्क डन। तो अगर Q2 ज्यादा W घट है तो बीटा ज्यादा। ਇਹਦਾ मतलब जे AC ਦਾ ਜਾਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ AC ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ। तो प्रैक्टिकली AC ਤਾਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਉਹਦੀ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਏਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਓ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਮਿਲਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰੀਆਂ ਏਸੀ आपके क्या है ਇਹ ਟਾਟਾ तो इसलिए है कमीशन का परफॉर्मेंस कर दिया ਆਏ ਦੀ ਸੀਗੀ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਟਾਟਾ ਵੀ ਆ ਡਾਈਕਨ ਵੀ ਆ ਹਿਤਾਚੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਜਨਰਲ ਵੀ ਆ सारे पैनासोनिक रह गया ਹੈ पैनासोनिक रह गया ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ओनिडा भी रह गया हैं? ओनिडा भी रह गया ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਆਣਾ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ अगले साल सर मैं अगले साल की बना दूंगी ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ ਲਈਏ नहीं खराब हो जाता है ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ Q2 over W W ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਰਕ ਡਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁਣ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ मैं दोबारा रिपीट करता नीचे तो ऊपर तो इनू बेटा तुसी इदां लिख सकते हैं देखो
ਸਟੈਪਸ ਵਧਾਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਹੀ ਹੈ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਵੀ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, वर्किंग इन रिवर्स ऑर्डर। तो किसी भी हीट इंजन च Q1 ओवर Q2 दी रेशो T1 ओवर T2 दी रेशो दे इक्वल हुंदी है। ये रिजल्ट है, इनू आपां याद रखना। तो जे तुसी रेशो बराबर है, इसदा मतलब ये ना समझ जाइयो भी Q1 दी वैल्यू ते T1 दी वैल्यू बराबर है, Q2 और T2 बराबर नहीं है, प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा T1 होगा उतना ज्यादा Q1 होगा, जितना T2 ज्यादा होगा Q2 ज्यादा, जितना T2 घट हाँ। हुण इधर देखो जदों इत्थे आ वैल्यू पुट करांगे तो बीटा दी वैल्यू की बन जू 1 ओवर, दोबारा फिर वापस इतना लिखा जाए। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਜਾਂ ਏਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਈ। ਹਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਤੇ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ डिपेंड करती है डिजाइन के ऊपर कह लो या ओदी जो कंपोनेंट्स है, पर दूसरा बीटा दी वैल्यू दा कंट्रोल जेड़ा एसी है ਉਹਦੇ ਲਈ T1 कौन है? सराउंडिंग दा टेंपरेचर, रूम नहीं, जिथे हुण आ जेड़ा एसी है ਉਹਦੇ ਲਈ T1 की बन गया कमरे दा टेंपरेचर, सॉरी T2, और T1 की है बाहरला टेंपरेचर। ठीक है, हुण बाहरले टेंपरेचर का कंट्रोल साडे हाथ च नहीं, क्योंकि हुण गर्मियां नूं जो जिस टाइम ते तुसीं एसी चला रहे हैं या रेफ्रिजरेटर भी चल रहा, तो उस वक्त जो सराउंडिंग का टेंपरेचर है, मान लो 40 डिग्री है, 42 है, 43 है, 45 है, वो तो वही रहना है ना। तो आ साडे हाथ च दा कंट्रोल नहीं, पर T2 की है ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਏਸੀ ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਔਰ ਐਡਜਸਟ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ? 16। हाँ भी जिन्ना वो कंपनी वाले ने सेट किया वा उत्थे तक ले जाने ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟਰਾ है ना। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 16 ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ 16 ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਆ ਡਿਫरेंस ज्यादा हो गया, आ ज्यादा और ऊपर तो रेशो घट हो गई, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस घट। तो ਇਹਦਾ मतलब इसे करके ऐड आती टीवी ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕੱਲ ਨਵੇਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੌਰੀ ਏਸੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 24 ਹੁੰਦਾ। मतलब ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ तो 24 ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਚੱਕੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ 16 ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ 16 ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਏਸੀ ਬਲੈਂਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਧੁਆਈ ਵੀ ਜੇ ਧਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ 24 ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ
ਸਰ ਚਾਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ 24 ਦੇ ਨਹੀਂ 24 ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, 25 26 ਨਾਰਮਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, मैं तो 26 तो थल्ले कभी चलाया नहीं कमरे ਇਹ ਸਿਆਣਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਟਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ, ਪਲੱਸ ਕੂਲਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਚੱਦਰ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਬਲੈਂਕਟ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ? ਆਟੋ ਮੋਡ अंदर होंगे सर 1 2 3 4 ਹਾਂ 1 2 3 4 ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਲੱਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਟੋ ਡੀਫਰੋਸਟ ਹੈ ਹਨਾ। ਪਰ ਕਈਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਟੋ ਡੀਫਰੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਬੀਟਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਕੂਲੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ, ਇਹ ਦੇਖ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਹੀਟ ਪੰਪ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੀਟ ਇੰਜਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਡਿਲੀਟਡ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਪਰ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ 'ਚ ਹੀ ਆਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਆਣੇ ਆ, ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ। ਚੱਲ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਏ ਹੁਣ ਸੈਟਰਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ। छुट्टी करूंगे ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ पेपर आ रहे कितने छुट्टियां कर ली ਹਾਂ ਐਡੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ। ये तो चैप्टर ही जाना पास तो होना है ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ। ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ। पहले अच्छा, टॉप नहीं, पास? करना है ਲਓ ਸਰ ਪਾਸ ਹੋਏ पास तो है ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ये सर तो लाले कोई भी नहीं ਕਿਉਂ? पूछो ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਪਏ ਫਿਜ਼ਿਕਸ केमिस्ट्री से पहले फिजिक्स था मुझे ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा औखी पहली बार केमिस्ट्री ओके लग रही है ऑर्गेनिक ही औखी लगी एक चैप्टर होगा सारे बचे रिएक्शन वाली समझ आती ਰੱਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ है रिकॉर्डिंग ਐਡਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਟੈਪਸ ਆ ਉਹ 'ਚ। है समझने के लिए उसे महीना करने को चाहिए ਹੂੰ? रिएक्शन रिकॉर्डिंग होगी मैं सर को दिखा देनी चट्टे सर ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋ, यूनिट नंबर 9। अरे गणित पार्टी थी नहीं नहीं नहीं, वो 7 सी, 8 है थर्मोडायनेमिक्स। और क्वेश्चन आंसर की नहीं आना, फाइनली तो आना सब कुछ, रिवाइज भी करना, देखो आना नहीं, क्वेश्चन आंसर नहीं इसके आने हैं वो भी आओगे, हम कल तो शुरू करांगे ना। अरे कल से कर नहीं नहीं लिखो यूनिट नंबर 9 काइनेटिक थ्योरी ऑफ, ये भी छोटा ही है, 2-3 दिन वाला ही काम ही है बस। ये नाल ही इंटरमिक्स्ड ही है सारा है, ये जड़ा थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक थ्योरी है वो इंटरमिक्स्ड ही है गैसेस दे नाल ही, गैसेस। देखो पुत्र, तो देखो according to this theory, according to this theory, total energy of a gas is
due to motion of its molecules only. That is kinetic energy of the molecules. Hence, this theory is called kinetic theory of gases. सो ये थ्योरी ये मान के चलती है कि कोई भी जिहड़ी गैस है ਉਹਦੀ टोटल एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी तो मिलके बनी है। हुण तुसीं कहोगे कि होर किहड़ी एनर्जी हुंदी, तो वो हुंदी है पुत्तर कि मॉलिक्यूल्स आपस च एक दूसरे नाल की करते हैं, इंटरैक्ट। जिथे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे ते फोर्स लगाते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उत्थे पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। पर ये थ्योरी की मान के चलती है कि गैस दे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे तो इन्नी ज्यादा दूर हुंदे है कि उन्हां दे विच जिहड़ी इंटरैक्शन है वो हुंदी नहीं, तो इस करके पोटेंशियल एनर्जी जीरो है नहीं। और इसे करके इस थ्योरी का नाम की है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हुण अगर आपां इहदे बारे थोड़ा जिहा डिटेल चलना शुरू करिए तो देखो, गैस तो n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। ये सिंबल्स थोड़े माइंड च रखने पुत्र, अगर ये माइंड च तो काम इजी है, कोई है नहीं खास गल। हुण देखियो, तो एवोगैड्रोस नंबर का सिंबल असी एन ए ले रहे हैं। अच्छा, स्मॉल m अगर मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, क्योंकि कोई भी जिहड़ी गैस है, चाहे गैस ए है, बी है, सी है, ए गैस दे हर मॉलिक्यूल्स सेम है, बी दे सारे मॉलिक्यूल्स सेम है। तो इस करके गैस ए दे सारे मॉलिक्यूल्स का मास अगर m है तो फिर टोटल मास कितना आ गया? टोटल मास ऑफ गैस कितना कटांगे? जिन्ने मॉलिक्यूल्स है तो एक मॉलिक्यूल का मास है ना, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन जाना m टोटल। साडे लई m टोटल की है? टोटल मास ऑफ द गैस किहदे बराबर? हाँ, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास की होना किहदे बराबर? किसी भी सिस्टम का मॉलिक्यूलर मास कितना कड्डी दा आपां? तां एक मॉलिक्यूल का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि 1 मोल सबस्टांस के मास नूं असीं कहने आ 1 मोल सबस्टांस के मास नूं कहने आ मॉलिक्यूलर मास। और 1 मोल अमाउंट दे विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्योरेटिकली कितने होने? एवोगैड्रो। हुण भी
अगर n है छोटा n नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स तुसी नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर या जितना एक्चुअल मास है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो एक केमिस्ट्री च पढ़ी हुई है टर्म्स ਹੁਣ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬੰਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੈਪੀਟਲ N ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ अगर आप कहिए भी इस कमरे का टेंपरेचर T है तो जिन्ने भी मॉलिक्यूल्स इस कमरे दे विच हवा दे मॉलिक्यूल्स है सारियां दी स्पीड सेम नहीं है। ये गल ध्यान च रखनी चाहे इस कमरे का टेंपरेचर T है और T का मतलब इस कमरे दे हर कॉर्नर का हर पोर्शन का टेंपरेचर सेम है पर इस कमरे दे विच प्रेजेंट हर मॉलिक्यूल की स्पीड सेम नहीं है। तो हुण जिहड़ा तुहाडा पहला मॉलिक्यूल है ओदी स्पीड आपां मान लई c1 ते हाफ m c1 स्क्वायर की हो गया पहले मॉलिक्यूल दी काइनेटिक एनर्जी। आहा हैगे कितने मॉलिक्यूल्स मतलब ਆਪਾਂ n तक पहुंच गए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ n लास्ट वाला तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना आएगी सिस्टम दी सब काइनेटिक एनर्जीज नो सम कर ले। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंगली किसी भी गैस की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वही टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी का सिंबल है U इंटरनल एनर्जी वाला। हम इधर देखो तो इतने लिख लियो टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। क्यों? क्योंकि जेडी काइनेटिक थ्योरी नु ओबे करती है उस गैस नु असी आइडियल गैस मानते हैं। और आइडियल गैस च पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर तुम कोई कहे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस तो यहाँ का टोटल एनर्जी ऑफ गैस मतलब सेम ही है। क्यों? क्योंकि वैसे टोटल एनर्जी होती है टोटल काइनेटिक प्लस टोटल पोटेंशियल पर साडी गैस आइडियल है आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इस करके टोटल एनर्जी ऑफ गैस ते टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सेम ही है। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਫ m ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ कॉमन है। हुण बेटा अगर देखो अगर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ n ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ करना पैना क्योंकि कैपिटल N ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ इंट्रोड्यूस ਕੀਤੀ ना टर्म। तो इक्वेशन च बैलेंस रखने लई
जिस टर्म के नाल मल्टीप्लाई करीदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही डिवाइड करीदा ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ना मैथ ਹੁਣ देखो आ की है ये गैस का टोटल मास है ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ C1 ਕੀ ਹੈ ਗੈਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਸਪੀਡ C2 C3 C4 है ना ਹੁਣ ਸੋਚਿਓ ਜੇ ਕੱਲਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ तो ऊपर की आ जानी सी टोटल स्पीड सारियां स्पीड ऐड हो गई ते नीचे की सी एंड की बन गई फिर एवरेज स्पीड देखना होगा ना एवरेज स्पीड बननी सी तो सुन ली जाओ बस गल ये एवरेज स्पीड है ना एवरेज नु मीन भी कहते हैं मीन कहना सी मीन स्पीड है जी ठीक है पर इथे ये जी एवरेज है मीन है ये स्पीड का नहीं है स्क्वेयर ऑफ स्पीड का भी आप एवरेज कितना ली पहला पहली स्पीड का स्क्वेयर किया फिर हाँ तो इनू आप की कहांगे मीन स्क्वायर स्पीड ठीक है क्लियर अच्छा हुन ध्यान दियो पुत्र हुन ये जिहड़ी मीन स्क्वायर स्पीड कढी है आपां आ वाली वैल्यू तो इनू असी क्योंकि ये स्क्वायर है इतना लिखता मीन स्क्वायर स्पीड है स्पीड नहीं है कली एवरेज स्पीड नहीं है एवरेज स्क्वायर स्पीड है स्क्वायर इस करके सी स्क्वायर लिखता तो सी स्क्वायर दा नाम की है मीन स्क्वायर स्पीड हम सोचो हुन अगर मैं इधर स्क्वायर हटाना होए तो मैं की कहांगा टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर खत्म हो गया ही कला सी की हो गया फिर मीन स्क्वायर स्पीड दा रूट फिर आप एवं इनू की करिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड किहदे बराबर सी दे बराबर अच्छा हुन कला सी की है की नाम आया कला सी आया हाँ ते आ की सी आ इहदे बराबर है हम देखी जाओ आई है ना तो जे नूं कल्ला करना होए तो फिर इधर रूट लेना पैना ठीक है तो सी का नाम की रखे आप कल्ला सी RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड RMS वेलोसिटी भी कह सकते हैं तो ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਲ ਕੀਤੀ ਟਰਮ ਹੈ
इनू हटा के की लिख सकते हैं कैपिटल कैपिटल कला सी स्क्वायर पर सी स्क्वायर की वैल्यू कितना आनी है अंडर रूट सी स्क्वायर की वैल्यू कितना आनी है अंडर रूट नहीं आना उथे c1 स्क्वायर बाय m2 तो अब लिख सकते हैं कि m तो c की वैल्यू ਇਹਦੇ बराबर है c स्क्वायर की वैल्यू च स्क्वायर रूट नहीं रहना ठीक है न्यूमेरिकल लिख लो एक कि आप आगे चल कॉलम चलाइए थोड़ी सी if 4 molecules of a system 4 molecules of a system are moving with speeds 1 meter per second, comma 2 meter per second, comma 3 meter per second and 4 meter per second respectively. Find RMS speed. की करोगे हम C is equal to C1 square plus C2 square plus C3 plus C4 upon n root. upon n की जगह 4 आया तो ऊपर 4 टर्म्स है नीचे 4 आएगा अंडर रूट तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट Root 15 by 2. ठीक है चलो इतना थोड़ा आइडिया हो गया कि अगर 2 4 5 7 बॉडी पार्टिकल्स दी स्पीड्स पता होए ਤਾਂ ਅਸੀਂ आरएमएस स्पीड कितना ਕੱਢਣੀ है और दूसरे पास इधर आओ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਹਾਫ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ हाफ m टोटल इनटू c स्क्वायर और m टोटल है गैस का टोटल मास ते c स्क्वायर च c की है रूट मीन स्क्वायर स्पीड c कल्ला c है ना हुन m टोटल नु हटा के अपन इधर नहीं लिख सकते देखो तो m टोटल नु हटा के इतना लिख सकते हैं n m n की है m मॉलिक्यूलर मास क्यों क्योंकि आप पीछे पढ़ के आए ना कि स्मॉल n नु ਅਸੀਂ m टोटल ओवर
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ m ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ n into molecular mass ਲਿਖ ਸਕਦੇ अच्छा तो आ देखियो तो आ है टोटल एनर्जी आ नंबर ऑफ मोल्स है तो आप की लिख सकते हैं टोटल एनर्जी ओवर एन नो हो गया टोटल एनर्जी पर मोल नहीं होगी टोटल एनर्जी पर मोल कितना निकलता टोटल नो नंबर ऑफ मोल्स ना डिवाइड कर दो पर मोल हो गया ਇਹਦਾ मतलब अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਪਰ ਮੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ हाफ m c ਉਹ ਚ m ਕੀ ਹੈ ਤੇ c रूट मीन स्क्वायर स्पीड है या वेलोसिटी ठीक है तो टोटल एनर्जी पर मोल ऑफ गैस या टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्यों क्योंकि आइडियल गैस की गल होनी साडे सिलेबस ते ओदी टोटल एनर्जी ते टोटल काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम ही रहनी अच्छा थक गए तो कितना टाइम आया 5 हाँ बात चलने लगी हुण ध्यान दे जिथे आप रुकना वा बे c जेडी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है या स्पीड है ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ पर हुण इहनूं प्रैक्टिकली जोड़ के देखिए गैस नाल हुण एक गैस है सिर्फ 1 मोल गैस है सिर्फ ਉਹਦੇ ਚ कितने मॉलिक्यूल्स हो गए कितने ਹੁੰਦੇ एवोगैड्रो 20 हुण अगर तुसी 1 मोल गैस दी मॉलिक्यूल्स दी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कढनी होए केड़े फार्मूला तो अंडर रूट c1 स्क्वायर प्लस तो ऊपर कितने c1 स्क्वायर ऐड होने हैं n कितना वा मैं की क्या 1 इन्ने नंबर काउंट कर सकते हुण वेले दी भी गल सुनना पवे जन्म तो लैके मरण तक उदों तक ही आ जिहड़ा एवरेज लाइफ स्पैन है वो 10 रेज़ टू पावर 9 सेकंड है सिर्फ 10 दी पावर 9 सेकंड एवरेज वैल्यू एक आदमी दी तो जब की मॉलिक्यूल्स आ गए मॉलिक्यूल्स कितने नंबर 6.023 into 10 raised to power 23 तो आपा जे 6.023 नु भी एक ही मान लेने हैं तो कल्ला 10 raised to power 23 ये आपा 1 मोल दी नहीं गल कर रहे हैं 1/6 मोल दी गल हो रही है तो 10 raised to power हो तीजा नहीं 10 raised to power 23 एक जन्म दे विच नंबर ऑफ सेकंड्स है 10 raised to power 9 और डिवाइड करो ऊपर बचना 10 raised to power 14 मतलब 10 raised to power 14 का मतलब भी पता नहीं कितने करोड़ा जन्म लाओगे वो भी जन्म तो मरण तक सिर्फ काउंट ही कर होना रोटी राटी नहीं खा होना वो टाइम थोड़ी आपका बहुत दूर से सेकंड है दूसरे दिन होता ही नहीं मतलब ये जेड़ा फार्मूला वा रूट मीन स्क्वायर दा ना पुत्र तो ये ता 5-7 पार्टिकल्स लिए एप्लीकेबल है तो
ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਗੈਸ ਦੀ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਜਨਮ ਚ ਹਨਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।